तो मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल साहित्य सार में। तो जैसा मैंने एक मैसेज को छोड़ा था कम्युनिटी बॉक्स में कि मैं जितने भी यूजीसी नेट के जो सिलेबस में आपकी जो कहानियाँ लगी गई है यूनिट 7 में जितने भी 17 कहानियाँ टोटल हैं, तो मैं सारे के जो मुख्यांश है उसके महत्वपूर्ण पात्र और उसके जो जिस थीम पे वो कहानियाँ लिखी गई है उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं कराने वाली हूँ आज। और जिस उसके मुख्य अंश को भी मैं करवाऊँगी साथ साथ। तो सारे वीडियो में एक साथ सारे फैक्ट आपको मिलेंगे, तो आप मेरे से यूँ ही बने रहें। और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। तो चलिए, दिसंबर की तैयारी के लिए मैं ये वीडियो तैयार करके लाई हूँ। और जितने भी मेरे भाई बंधु हैं वो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि उन तक मेरा वीडियो पहुंच सके और आपका तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए सीधे चलती हूं मैं। आपकी जो यूनिट 7 है, ठीक है, यूनिट जो 7 है उसमें कुल 17 कहानियाँ लगी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी कहानियाँ लगी हुई है आपके सिलेबस में। तो सबसे पहला जो कहानी है वो है चंद्रदेव से मेरी बातें, ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि राजेंद्र बाला घोष का है। राजेंद्र बाला घोष जो कि बंग महिला के नाम से भी जानी जाती हैं। तो इनकी 2 कहानियाँ लगी हुई है, एक दुलाई बाई भी है जो चंद्रदेव से मेरी बातें जो 1904 की है और दुलाई बाई जो 1907 की है, ठीक है। अगला कहानी देख लेते हैं जो कि माधवराव स्प्रे की है और इनकी एक टोकरी भर मिट्टी है जो कि 1901 की ये रचना है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि राही कहानी लगी हुई है इनकी और ये 1947 की है, ठीक है। प्रेमचंद्र जी का 2 कहानी आपका सिलेबस में है, एक ईदगाह और एक दुनिया का अनमोल रतन, ठीक है। ईदगाह जो है 1933 की है और दुनिया का अनमोल रतन ये पहले इससे लिखी गई थी 1907 में। अगला कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो राधिका रमन प्रसाद सिंह का है कानों में कंगना जो कि 1913 ईस्वी में है लिखा हुआ। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो महत्वपूर्ण रचना है उसने कहा था 1915 ईस्वी में लिखी गई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे जो आपका कहानी है वो है जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप जो कि 1929 ईस्वी इसका रचना काल है। और जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य जो 1944 का है। फणीश्वर नाथ रेणु का देख लेते हैं। इनकी 2 रचनाएं लगी हुई है, एक तीसरी कसम और एक लाल पान की बेगम। तीसरी कसम 1956 की है और लाल पान की बेगम भी 1956 की ही है, ठीक है। अगला कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अज्ञे जी का है 1990 का है गैंग्रीन जो कि बिपथगा का 5वां संस्करण में संकलित है ये। और शेखर जोशी का है कोसी का घटवार जो कि 1958 का है। भीष्म शाहनी अमृतसर आ गया और चीफ का दावत, इनकी 2 कहानियाँ लगी हुई है। कृष्णा सोपती का सिक्का बदल गया जो कि 1948 ईस्वी की है। हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर 1952 ईस्वी। ज्ञान रंजन का पिता और ये 1965 की रचना है, तो ये आपको याद होना चाहिए इनका डेट भी। कमलेश्वर का है 1997 का है राजा निर्वंशिया और निर्मल वर्मा का परिंदे। तो इस तरह टोटल 17 कहानियाँ आपके सिलेबस में संकलित है और ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इनसे जो इसका फैक्ट आता है और इनके जो पात्रों से कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी ट्रेंड में हैं ऐसे क्वेश्चन और पहले भी पूछे गए हैं काफ़ी बार। तो ये जितने भी कहानियाँ हैं ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका पहला कहानी जो है चंद्रदेव से मेरी बातें, चलिए देख लेते हैं इसका। तो चंद्रदेव से मेरी बातें ये बंग महिला का कहानी है और इनकी 2 कहानियाँ लगी हुई है आपके सिलेबस में। पहला कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो उस पर एक नज़र डालते हैं। इसका जो प्रकाशन एवं इसका संकलन, ये इस कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी है और ये मय के शैली में लिखी गई रचना है।
और इसका जो कहानी का अगर थीम देखते हैं तो क्या है, तो जातिगत पक्षपात पर व्यंग किया गया है, परिवर्तन की बात कही गई है, सरकार एवं कर्मचारी वर्ग पर व्यंग किया गया है, और कलकत्ता की खासियत इसमें बताया गया है, एकता का सूत्र जो दिखाया गया है। आगे इस पर चर्चा मैं करूँगी। अलग अलग क्षेत्रों पर करारा व्यंग है, बिजली, कानून, शिक्षा इत्यादि जितने भी उस टाइम की जो परिस्थितियाँ थी उसमें जो अभी भी है, जो वर्तमान समय में आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है और किस तरह सरकार जो है आम जनता को चूस रहा है, लूट रहा है। अगर आप जागृत नहीं होंगे तो आपका यही हाल है। वही इस कहानी में बंग महिला ने दिखाने का कोशिश किया है लॉर्ड कर्जन के जरिए। ठीक है। युवा वर्ग की आलसी प्रवृत्ति पर भी प्रहार है इसमें। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ मुख्य अंश को देख लेते हैं। ये कहानी क्या कहता है। यह कहानी ना होकर एक निबंध है। ठीक है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने अपनी एक किताब निबंध नवनीत में कहा है कि यह एक कहानी न होकर एक निबंध है। तो ये भी कोटेशन पूछ सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बात जो है वो कहानी ना होकर एक निबंध है, किसने कहा है, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। दूसरा, यह तर्क दिया जा सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें यह रचना 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई और दुलाई बाई 1907 में। तो हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में पहली कहानी का दर्जा जिसे मिला है वह दुलाई बाई है। ठीक है, तो फिर चंद्रदेव से मेरी बातें यह क्यों नहीं, क्योंकि यह कहानी विधा के चौखट में बैठती नहीं है। आप देख रहे हैं इसका रीजन भी कितना ठोस है जो दिया गया है। आगे देखते हैं। लेखिका इस संबंध में चंद्रदेव से पहले प्रणाम करते हुए इस निबंध की शुरुआत करती है, जहाँ बड़ी ही नम्रता के साथ अपनी इच्छा आकांक्षाओं को रखती है। वह चंद्रदेव को इस भूतल यानी पृथ्वी पर आने के लिए आमंत्रित करती है। तो सारा चंद्रदेव से ही बातें कर कर के उन्होंने सारी चीज़ को बयां किया है। आमंत्रित करते हुए कहती हैं कि आप तो यानी चंद्रदेव को कहती हैं, कितने सालों युगों से एक ही जगह पर सुयोग्य कार्य दक्ष की भांति निष्ठा से काम कर रहे हैं। आपके विभाग में कोई ट्रांसफ़र यानी कि बदली नहीं होता है क्या, या कोई आपके यहाँ नियम नहीं है क्या? ऐसा सवाल लेखिका चंद्रदेव से कर रही हैं। ठीक है, आपकी गवर्नमेंट यानी कि सरकार आपको पेंशन तो देती है कि नहीं देती? लेखिका कहती हैं कि आपके जैसा कर्तव्यनिष्ठ होकर हमारे यहाँ न्यायाधीश या सरकार अगर ऐसा काम करते हैं तो अब तक उन्हें अनेकों पदोन्नति मिल गई होती। अब तक वे कितने जगह जाकर घूम कर आ जाते। हमारे यहाँ के सरकार का लाभ लेकर देश में जंगल पर्वत जाकर घूम आ जाते हैं। ऐसी सुविधा आपके पास है या है कि नहीं है, वो सवाल करती हैं चंद्रदेव से। देखिए कितनी भी अच्छी ये कहानी है, चंद्रदेव के माध्यम से लेखिका कह रही हैं। वृद्धावस्था में आपको पेंशन काम आ सकती है। यहाँ लेखिका ने अपने देश की सरकार व्यवस्था और यहाँ के काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर व्यंग किया है। तो देख रहे हैं किस तरह व्यंग करती हैं वो चंद्रदेव के द्वारा। यह सब सवाल करते हुए लेखिका अचानक चंद्रदेव से क्षमा मांगते हुए कहती है, मुझे क्षमा करें, आपको तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो अमर हैं। आपको अमरता का वरदान मिला हुआ है। आपको मृत्यु या स्वर्ग नरक का तो भय ही नहीं है, जिसे देवता लोग अपने जाति के कारण पक्षपात करते हैं। वैसे ही भारत में भी लोग पक्षपात करते हैं। किस तरह से व्यंग कर रही हैं। अंग्रेज सरकार भी उसी तरह पक्षपात कर रही है। इस बात में आपको कोई आश्चर्य नहीं लगेगा। दूसरी बात कहना हो तो आपको अगर अंग्रेज जाति की सेवा
करना आपको स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी कि आवेदन कर दीजिए। आधुनिक भारत के प्रभु डॉक्टर लॉर्ड कर्जन को भेज दीजिए। तो उस समय जो तत्कालीन नीति थी उसके जो लॉर्ड गवर्नर थे वो लॉर्ड कर्जन जी थे, जिससे आपको नम्रतापूर्वक आह्वान करना है। फिर आपको भारत की जो कुछ नौकरियां देने में समर्थ पा सकेंगे। यानी उस अगर आप नम्रतापूर्वक लॉर्ड कर्जन को आप आवेदन कीजिएगा, एक एप्लीकेशन लिख कर दीजिएगा, तो हो सकता है कि कुछ भारत में नौकरियां मिल जाए। ठीक है। लेखिका कहती है कि हमें विश्वास है यहाँ के अस्थाई विधाता डॉक्टर कर्जन बन जाएंगे, जो अत्यंत सरल स्वभाव के महात्मा है। यहाँ पर लेखिका ने व्यंग्य कार्य उनको अत्यंत प्रिय है, जैसे किसकी भर्ती करना है और किसका कितना कमीशन लेना है। लेखिका कहती हैं कि आधुनिक काल के चलते यहाँ नीति और रीति पूरी तरह से परिवर्तन आ गया है, यानी कि नीति और रीति में पूरी तरह से परिवर्तन आ गया है। इस बदलाव में आकाश पाताल का अंतर भी है। यहाँ आने के बाद आपको पूरा भारत भ्रमण करना है, आपको छुट्टी मिलती नहीं होगी, और यहाँ भारत के संतान युवा वर्ग के लोग छुट्टी के लिए तो ललायित रहते हैं। अर्थात देश के युवा वर्ग की आलसी मनोवृत्ति पर लेखिका ने व्यंग्य किया है। यहाँ के युवा को किसी और से कोई लेना देना नहीं है, वे अपने आप डूबे हुए हैं, एक लड़कपन का चश्मा धारण किया हुआ। यहाँ दीनहीन अनपढ़ जनता से ये काफ़ी दूर रहते हैं। जानकर समझकर युवा वर्ग इससे दूर रहता है। आपको भारत घूमने आना है, आपको अवकाश मिलता है या नहीं। ठीक है। तो लेखिका आगे कलकत्ता के ईडन गार्डन की भी बात करती हैं, तो ये आपको देखना है। पूछ सकता है कि ईडन गार्डन, कलकत्ता का जो ईडन गार्डन की बात किस कहानी में की गई है। तो अगर आप ये फैक्ट आपको इसकी जानकारी होगी तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। जो बहुत ही सुशोभित है, कैसी है तो अच्छी है, सुशोभित है। विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ पंडितों से भी आप बात कर सकते हैं। वहाँ पर विद्यावानी सरस्वती है, या आप वहाँ देख सकते हो। वहाँ की सुंदरता को आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। कुबेर नाथ भी यहाँ का साम्राज्य देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेखिका चंद्रदेव से यहाँ आकर इसका अवलोकन करने को कहती हैं। लेखिका यहाँ आने के लिए सविनय आग्रह भी करती हैं। यहाँ आने के बाद चंद्रदेव को यह क्या लाभ मिलेंगे, इसके बारे में भी वह उनसे बात करती है, उनको बताती हैं। यहाँ की वायु कलंक, कालिमा, शशांक, शशधर आदि यहाँ हैं, और शायद यहाँ के जो पंडित वर्ग हैं आपकी चेष्टा भी कर सकते हैं। यहाँ मुंबई में भी स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया रानी की जो प्रतिमूर्ति है, जिसका काला दाग छुड़ाने के लिए प्रोफेसर महाशय गजधर ने कष्ट किया था, उसको भी आप देख सकेंगे। ऐसा लेखिका चंद्रदेव से कर रही हैं। यहाँ तो भूमंडल की छाया इधर किस तरह सूर्य नारायण के यहाँ पड़ती है, उसको भी आप देख सकेंगे। वह छाया पड़ने से किस तरह वह ग्रहण लगता है, यह भी आप देख सकेंगे। यहाँ के लोगों की नासमझ, भूल या थोथापन को ग्रहण लग गया है। इस थोथेपन को आपको यहाँ आकर मिटाना है। ग्रहण कैसे होता है या नहीं है, ग्रहण कैसा है, होता है या नहीं है, स्वामी सूर्य और उनके पूरे साम्राज्य को देख सकेंगे कि किस तरह यहाँ उनके मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ की बहुत सारी बातों को आप ज्ञात करके जाएंगे। यहाँ के राजा महाराजाओं को भी आप देख सकेंगे। तो कितनी सारी बातें चंद्रदेव से वो कह रही हैं कि आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिल जाए, किस तरह से लोह को, किस तरह के अनगढ़ता को, किस तरह के उस तरह की जो तत्कालीन स्थिति थी उसको आप व्यंग्य के माध्यम से लेखिका
समझा रही हैं कि चंद्रदेव आप यहाँ आकर देखें कि यहाँ की हालत कैसी है और यहाँ का साम्राज्य किस तरह है, आपको क्या क्या यहाँ देखने को मिलेगा। और आगे देख लेते हैं। यहाँ की बहुत सारी बातों को आप ज्ञात कर जाएंगे। यहाँ के राजाओं महाराजाओं को भी देख सकेंगे जो सिर्फ पुतलियों की भांति हैं। किसी को भी प्रजा वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। लेखिका ने यहाँ राजा महाराजाओं पर भी व्यंग्य किया है। प्रजा की रक्षा करने वाला वर्ग इनके समान सामने नाचते हैं, अर्थात प्रजा दुखी है या सुखी है इससे इनको कोई मतलब नहीं है। लेखिका यहाँ इस निबंध के माध्यम से चंद्रदेव से आकर भूतल की स्थिति को देखने और समझने के लिए आमंत्रित करती हैं। अलग अलग क्षेत्रों को देखने की वह बात करती है जिसमें चिकित्सा, कानून, शिक्षा, डॉक्टर इत्यादि हैं। और इस तरह इस कहानी का जो मुख्य अंश है वो यही है। और अगर आप इसको एक बार समझ लेते हैं तो आप पूरी कहानी नहीं भी पढ़ें तो आप आसानी से इसके फैक्ट को समझकर इसका आंसर अच्छे से लगा सकते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का मैंने आपको बताया। अब चलिए दूसरी कहानी की ओर ले चलते हैं जो कि दुलाई बाई है। दुलाई बाई इसका प्रकाशन देख लेते हैं। इसका प्रकाशन जो 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। हिंदी भाषा की प्रारंभिक कहानियों में यह कहानी गिनी जाती है। कहानी कला की दृष्टि से अत्यंत प्रौढ़ कहानी है। और इसके जो महत्वपूर्ण पात्र को देख लेते हैं। वंशीधर जो कि नवल किशोर का दोस्त है, नवल किशोर जो वंशीधर का दोस्त है, जानकी जो वंशीधर की पत्नी है, सीता वंशीधर की साली है, जानकी की बहन है, और दुलाई बाई जो नवल किशोर की पत्नी रहती है। ठीक है, इसका जो वर्ण विषय देख लेते हैं क्या है। दो दोस्तों की इसमें कहानी बताई गई है, देखी गई है। हास्य विनोद की कथा है। नवविवाहिता के मनोदशा का चित्रण किया गया है। नवविवाहिता के साथ हंसी मजाक का चित्रण भी किया गया है। अब कहानी के मुख्य अंश को देख लेते हैं कि कहानी का जो सारांश है वो क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। दुलाई बाई जो नवविवाहिता है जिसके साथ इस कहानी में उसके ही पति द्वारा किया गया है। हंसी मजाक आया हुआ है। अपने पति के मजाक को वह समझ नहीं पाती है और पूरे प्रवास में वह डरी और घबराई हुई है। दुलाई बाई इस कहानी में सक्रिय रहती है परंतु उसका नाम कहीं पर आया नहीं है। दोनों दोस्त इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। कहाँ के रहने वाले हैं तो इलाहाबाद के। ठीक है, रिश्ते में नवल किशोर वंशीधर का ममेरा भाई है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्या पता पूछ ले तो ममेरा भाई है। ठीक है, वंशीधर का ससुराल कहाँ है तो काशी है। ये मुख्य जो मेन फैक्ट है आपको याद रखना है। और नवल किशोर का कलकत्ता में है। ठीक है, तो वंशीधर का ससुराल काशी में और नवल किशोर का ससुराल कहाँ है तो कलकत्ता में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस कहानी का जो शुरुआत में वंशीधर अपने ससुराल काशी आए हुए हैं। ससुराल में ससुर नहीं है, एक सास है, साला और साली है। वंशीधर काशी के घाट पर स्नान करने जाते हैं करके जो जल्दी अपनी पत्नी जानकी को खबर देता है। अब हमें अपने गांव तुरंत लौट जाना चाहिए क्योंकि नवल किशोर की चिट्ठी आई हुई है और हम सबको मिलकर एक साथ जाना है। जानकी अपने मायके 1-2 दिन और रहना चाहती है किंतु पति की बात मानकर वह अपना सामान भरना शुरू कर देती है। यहाँ जानकी के द्वारा लेखिका के मायके आने के बाद बेटी की विदाई का दृश्य दिखाया है, बहुत ही अच्छी है। किस तरह बेटी अपना मायका बड़े ही दुख से छोड़ पाती है। जानकी के रोने से यह सब हमें पता चलता है। यहाँ पे जानकी बहन सीता उसके साथ जाना चाहती है परंतु वह नहीं जा पाती, इस कारण वह भी रो रही है। पिता ना होने के कारण लड़कियों की दुख भरी कथा इसमें आती है। तो आप समझ सकते हैं इस कहानी को, बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। वंशीधर का व्यक्तित्व एक सुलझा हुआ आदमी है। वंशीधर जो है उसका व्यक्तित्व बहुत ही सुलझा है। वंशीधर और उसकी पत्नी वहाँ से निकल पड़ते हैं। इलाहाबाद के
लिए जाने के स्टेशन इलाहाबाद के लिए स्टेशन के लिए निकलते हैं, तब वह रिक्शा में बैठते हैं और वंशीधर को पता चलता है कि उन्होंने जो आज धोती पहनी है वह विलायती धोती है। तो यहाँ कुछ वर्ड मिस्टेक है, ठीक है, तो विलायती होगा। विलायती धोती का यहाँ जिक्र किया गया है। तो एक तरह से स्वदेशी और विदेशी जो वस्तुएं हैं वहाँ पर इन्होंने इस बात को दर्शाया है, ठीक है। और नवल किशोर को विलायती माल पसंद नहीं है, वो अपने दोस्त के लिए बता रहे हैं। वे कट्टर स्वदेशी है, तो आप देख रहे हैं कि स्वदेश का भावना भी इसमें झलक रहा है इनकी बातों से। अपने दोस्त के शरीर पर अगर उसने यह विलायती धोती देखी तो वह नाराज हो सकता है, ऊपर से 2-3 बातें भी सुना देगा, इस बात का डर उन्हें लगने लगता है। अब वे बीच रास्ते में उतर भी नहीं सकते हैं। सही बात है। जानकी कहती है कि धोती तो धोती होती है, उसे सिर्फ पहनने का काम है, स्वदेशी धोती हो या विदेशी धोती हो, ठीक है। इसकी पत्नी बोलती है धोती विलायती धोती दोनों ही भी पहनी जाती है। आगे लेखिका ने स्टेशन का वर्णन किया है, जिसमें कुलियों का वर्णन किया है। वहां जाकर गाड़ी की पूछताछ की जाती है और नवल किशोर को ढूंढने लगता है। वो गाड़ी निकलने का समय होता है, लेकिन वंशीधर का दोस्त कहीं पर दिखाई नहीं देता है। गाड़ी निकल जाती है। जानकी अपने पति को चिढ़ाती है, उनके दोस्त हमें बुलाकर कहाँ रह गए। नवल किशोर हमेशा मजाक करता रहता है, इसलिए उनको लगता है कि उन्होंने मजाक ही किया होगा, वे आए ही नहीं होंगे। उनकी नवविवाहिता पत्नी भी नहीं आई। गाड़ी चल पड़ती है। जिस डिब्बे में वे बैठे हैं उस डिब्बे में बहुत सारी स्त्रियां भी बैठी होती है। उसमें से एक स्त्री लगातार रोई जा रही है। डिब्बे में बैठे हुए सबके मन में यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि यह स्त्री आखिर रो क्यों रही है। उस डिब्बे की स्त्रियां आपस में बातें कर रही होती है। उस स्त्री को समझाया जा रहा है इस स्त्री को भी इलाहाबाद ही जाना है और इसके साथ इसका जो पति था वो उसे छोड़कर कहीं चला गया है, ठीक है। तो बिना टिकट के अपने स्त्री को यहाँ बिठाया है। अगला स्टेशन आने पर वह स्त्री थोड़ी देर बाद बाहर झांकने लगती है, फिर गाड़ी शुरू होने के बाद रोना फिर शुरू कर देती है। वंशीधर को लगता है कि इस स्त्री की सहायता करनी चाहिए और उसे सम्मान के साथ उसके घर के पते पर छोड़ देना चाहिए। जैसे ही लोग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, उस स्त्री यानी दुलाई बाई की एक बूढ़ी स्त्री सहायता कर रही है, उसे समझा रही है। जब वंशीधर जानकी को उतारने चले जाते हैं तो वह बूढ़ी स्त्री वहां चली जाती है। उस डिब्बे के लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। यह पुरुष उस स्त्री की मदद क्यों करना चाहता है। कोई कहता है यह मदद इसीलिए करना चाहता है ताकि इसके गहने लेकर भाग सके। एक लाठी वाला जो उस डिब्बे में है वह वंशीधर को कहता है जब तुम इसके गहने लोगे तो उसमें मुझे भी आधा हिस्सा दे देना। यह बातें सुनकर वंशीधर को क्रोध आने लगता है। वह तो सिर्फ उस स्त्री की मदद करना चाहता था, क्या पता कि बेचारे के बारे में इस तरह की बातें लोग करने लगेंगे। तो आजकल भलाई का भी ज़माना नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे। वह स्त्री लगातार रोई जा रही है, उसे पता नहीं है कि वह कहाँ जा रही है। अगर टिकट मास्टर आ गया तो उसका क्या होगा, यह भी डर उसे लगातार सता रही है। इस डरे हुए माहौल की स्थिति गुजर चुकी है। वह इधर उधर देखने लगती है। वंशीधर चारों तरफ देखने लगता है। उस स्त्री के पति का कोई तार भी नहीं आता है। करे भी तो क्या करे, यह प्रश्न अब वंशीधर के मन में उपस्थित हो जाता है। वंशीधर घबराता हुआ अचानक नवल किशोर उसका दोस्त सामने आता है। तब उसे इस घटना की पूरी जानकारी होती है। तब वंशीधर को पता चलता है कि नवल किशोर यह सब जानबूझकर कर रहा था। वह स्त्री जो नवल किशोर की पत्नी निकलती है। नवल किशोर उस गाड़ी में उसी स्टेशन में बैठा हुआ था। तो देख रहे हैं एक दोस्त और एक दोस्त का जो मजाकिया इसमें दिखाया गया है, कितना हास्य है। और सिर्फ अपने दोस्त और पत्नी को डरा रहा था। तो किस तरह का इसमें जो दिखाया गया है, बहुत ही ठिठोली भरी है ये कहानी। बाद में जो है वो
बहुत ही अच्छी तरह से उसमें दिखाया गया है। उस डिब्बे में ऊपरी सीट पर बैठकर इनका ये हाल देख रहे थे। उन्हें अपने दोस्त का स्वभाव पता था कि वे ज़रूर मदद करेंगे। अपने दोस्त का और अपनी पत्नी का हाल देखते हैं, कैसे वे लोग घबराते हैं, डरते हैं इत्यादि। अतः स्टेशन पर उतरने पर जब सबको सच्चाई का पता चलता है तो सब हंसने लगते हैं। वह दुलाई बाई भी हंसने लगती है और अब एक साथ मिलकर अपने अपने घर को जाते हैं। लेखिका ने इस कहानी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को किस तरह डरा दिया था और एक नवविवाहिता स्त्री को भी नवल किशोर का व्यक्तित्व जो पराई स्त्री के साथ भी सम्मान के साथ पेश आते हैं वो दिखाया गया है। तो ये कहानी इस तरह से है जो आपने इसका मुख्य अंश देखा। अब चलिए तीसरी कहानी पे चलते हैं। माधवराव स्प्रे की जो है एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, यह कहानी 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य के प्रथम कहानियों में यह कहानी गिनी जाती है और 1901 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य में अनुसंधान के बाद यह सिद्ध होता है कि यह कहानी हिंदी का प्रथम कहानी है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो जमींदार हैं और एक अनाथ विधवा बुढ़िया का इसमें जिक्र किया गया है। इसका जो वर्ण विषय है कर्तव्य श्रेष्ठ भावना, धन्य का गर्व है, धन का जो गर्व रहता है उसे जमींदार को, विधवा का निर्मल मन और जमींदार का अहंकार जो कि लास्ट में चूर चूर हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इसका। और इसमें भ्रष्ट वकील का भी संकेत मिलता है, मानवता का जीत होता है और अंत में इसका अंत जो होता है वो सुखद होता है। तो चलिए कहानी का सारांश देख लेते हैं। ये कहानी क्या कहता है। एक बड़े जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी है। यह झोपड़ी जो है यह जमींदार उस झोपड़ी को अपने कब्जे में करना चाहता है। इसलिए पहले वह उस विधवा बुढ़िया से बात करता है, किंतु विधवा वहाँ से अपनी झोपड़ी हटाने के लिए तैयार नहीं होती है। वह उस झोपड़ी में अपनी जान दे सकती है पर वह झोपड़ी को खाली नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका प्रिय पति और उसके बेटे की उसी झोपड़ी में मृत्यु होती है। उसकी लड़की की भी 5 वर्ष पहले मृत्यु हो गई है। अब वो उसी अपने लड़की की एक छोटी सी बेटी अर्थात नाती जो है, अब वह उस पोती के आधार पर वह अपना वृद्ध काल का समय बिता रही है। अपनी जो कि पोती के साथ वो अपना जो वृद्धावस्था है वो अपना समय को व्यतीत कर रही है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। जमींदार उस बुढ़िया को अपने पैसे के ताकत का इस्तेमाल करके उसे वहाँ से हटाना चाहता है। बहुत कोशिश उसने किया लेकिन विधवा बुढ़िया है कि मानती ही नहीं। फिर अपने पैसों के बलबूते झोपड़ी को हटाने के लिए वो कानून का सहारा लेता है। वकीलों को बहुत सारा पैसा देकर खरीद लेता है और कानून का डर दिखाकर उस झोपड़ी को अपने कब्जे में कर लेता है। अब बुढ़िया का अपना कोई ना होने के कारण उसके पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं बचता है। इस कारण वहीं आस पड़ोस में रहने लगती है। वह एक दिन जब श्रीमान जमींदार उस झोपड़ी के पास टहल रहे थे और अपने नौकरों को काम बता रहे थे, उस झोपड़ी को हटाकर वहाँ कुछ काम करना चाहते थे वो, तब वहाँ वह विधवा बुढ़िया आती है। विधवा बुढ़िया आ जाती है और उस जमींदार को एक विनती करती है। उसे देखकर पहले तो जमींदार बहुत बिगड़ जाता है, उसे नौकरों द्वारा बाहर हटा देने को, निकाल देने को कहता भी है, लेकिन उसके गिड़गिड़ाने पर वह उसकी विनती सुनकर वह शांत हो जाता है। बुढ़िया उससे कहती है कि यह झोपड़ी आपकी ही है मालिक, मैं इसे लेने नहीं आई हूँ, मुझे आप क्षमा करें। मेरी एक विनती है जो आप स्वीकार करें। मुझे इस झोपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने दीजिए, क्योंकि मैं इस मिट्टी से घर का जो मेरा मिट्टी है मैं उसे ले जाकर उसका एक चूल्हा बनाकर उसमें अपनी पोती के लिए खाना पकाऊंगी और उसे खिलाना चाहती हूँ। मेरी एकमात्र आधार मेरी पोती ही है। जब से मैं इस झोपड़ी को छोड़कर चली गई हूँ तब से उसने खाना नहीं खाया है। बुढ़िया
बुढ़िया की यह विनती सुनने के बाद जमींदार उसे झोपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने के लिए अनुमति देता है। अब वो जमींदार की अनुमति लेकर झोपड़ी के भीतर चली जाती है तो उसको अपना संपूर्ण भूतकाल याद आने लगता है और उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं, आंखों से आंसू। उसे आंतरिक दुख तो बहुत होता है, पर वह एक टोकरी मिट्टी से भरकर बाहर लाती है। फिर जमींदार को कहती है कि महाराज, इस टोकरी को हाथ लगाकर मुझे उठाने में मेरी मदद करें, मेरे सिर पर उठाने की सहायता करें। जमींदार यह सुनकर नाराज होता है, लेकिन बुढ़िया बार बार विनती करती है, हाथ जोड़ती है, उसके पैरों पर भी गिर जाती है। फिर वह अपने नौकरों से नाह कहकर स्वयं ही उस टोकरी को उठाने लगता है। पहले तो वह जैसे ही हाथ लगाता है वह टोकरी हिलती भी नहीं है। फिर वह थोड़ी और ताकत लगाता है, फिर भी वह टोकरी जरा सा भी नहीं हिलती है। इस पर जमींदार ने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर उस टोकरी को उठाना चाहा, लेकिन वह फिर भी असफल रहा। वह थक कर कहता है, यह टोकरी मेरे हाथ से नहीं उठेगी। यह कहते हुए वह लज्जित हो जाता है। यह देखकर बुढ़िया कहती है कि महाराज, आप नाराज ना हो, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक टोकरी भर मिट्टी आप नहीं उठा पा रहे हो। इस झोपड़ी में तो हजार भर टोकरी मिट्टी है, तो आप इतने सारे टोकरियों का भार अपने जीवन भर कैसे उठा पाओगे? इस पर आप विचार कर लीजिए। यह बात सुनकर जमींदार लज्जित हो जाता है। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप होने लगता है। उसे लगता है कि पैसों के कारण मुझसे जो अहम गर्व आया था, इस कारण वह अपना कर्तव्य भूल गया था। अब विधवा के बातों से उसकी आंखें खुल चुकी है। अब वह अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए उस बुढ़िया को उसकी झोपड़ी वापस कर देता है। इस तरह बुढ़िया के वचन सुनकर जमींदार का जो अहम है वो चूर चूर हो जाता है। विधवा को उसकी झोपड़ी पुनः वापस मिल जाती है, जिससे कहानी का सुखद अंत होता है। लेखक ने यहाँ कर्तव्य को श्रेष्ठ माना है। तो इस तरह इसका जो सारांश है, मुख्यांश है, जो इसका थीम है, वो मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो चलिए अगला कहानी देख लेते हैं, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान का राही। ठीक है, राही कहानी। इसका प्रकाशन काल जो है वो 1947 ईस्वी है और कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो अनीता, जो उसकी समाज सुधारक रहती है और इसके समाज सुधारक के ही मामले में वो जेल भी जाती है। राही जो कि एक गरीब कैदी रहती है। और इसका जो थीम देख लेते हैं, क्या क्या इस कहानी का थीम है। तो गरीब का यहाँ चित्रण किया गया है, उसकी विवशता का चित्रण किया गया है, देश की दरिद्रता का यहाँ चित्रण है, राष्ट्रभक्ति और सत्ता भक्ति, मानवीयता की मानव का मानवीयता ही यहाँ सबसे बड़ा धर्म दिखाया गया है, बताया गया है। स्त्री वेदना की इसमें झलक दिखाई गई है। जेल में वर्णित यह कहानी है। ठीक है, तो इसका मुख्यांश सारांश देख लेते हैं। इस कहानी का थीम क्या है। इस कहानी की कथा जेल में चित्रित हुई है। इस कहानी में दोनों ही स्त्री पात्र है, यहाँ पे पुरुष पात्र नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे स्त्री पात्र हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कहानी है जिसमें स्त्री पात्र हैं और दो स्त्री पात्र हैं, तो वो राही कहानी आपका। अनीता यह समाज सुधारिका है, आंदोलन करते हुए वह जेल गई हुई है। राही जो कि एक स्त्री है जिसे चोरी के कारण जेल की सज़ा हुई है। अनीता और राही की मुलाकात जेल में ही होती है। अनीता राही से पूछती है कि आप किस अपराध में जेल आए हैं। राही उसे बताती है कि अनाज की गठरी की चोरी के जुल्म में मुझे ये सज़ा मिली हुई है। यह सुनकर अनीता सुन रह जाती है। 1-2 किलो अनाज की चोरी के लिए जेल की सज़ा करना, ये कहाँ का न्याय है। कुछ अनाज के लिए देश में लोगों को चोरी करनी पड़ती है। इससे समझ आता है कि देश में कितनी दरिद्रता है। राही अपनी दुख भरी कथा अनीता को बता रही है कि उसका बेटा
उसका छोटा बेटा भूख के कारण तड़प रहा था। मैंने बाजार में बहुत देर तक भीख मांगा, पर भीख ना मिलने के कारण ये एक जगह पर उसे अनाज की गठरी रखी हुई दिखाई दी। बच्चे के रोने के कारण मजबूरी में, विवशता में आकर मुझे वह गठरी चुरानी पड़ी थी। और जैसे ही गठरी लेकर भाग रही थी तब पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और इस कारणवश मुझे इस 1 साल की सज़ा देकर जेल में डाला गया है। तो गरीबी भी बहुत ही बुरी चीज़ है, गरीबी भी, क्योंकि गरीब इंसान को विवशता में वो काम कराने को मजबूर कर देता है जो वो इंसान नहीं करना चाहता है। अनीता को यह बात थोड़ी अजीब सी लगती है। अनाज की छोटी सी गठरी चुराने के लिए कोई 1 साल की सज़ा देता है क्या? ऐसा सवाल उसके मन में उपस्थित होता है। राही उसे बताती है कि हम गरीबों की कौन सुनता है। कचहरी में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, उसको सज़ा हो गई। अनीता के यह पूछने पर कि अब उसके बच्चे किसके पास हैं और उसका बाप कहाँ है, राही की आंखों में आंसू आने लगता है और वह आके कहती है कि मेरे बच्चों का बाप नहीं है। उसे भी बिना कसूर के जेल की सज़ा हुई थी। एक बार वह अपने दोस्त के साथ ताड़ की भांग पीने के लिए गया था। नशे में दोस्त में झगड़ा हो गया, इस कारण उसको 109 के चालान में जेल की सज़ा हुई। उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में ले जा रहे थे, तभी उनकी मौत हो गई। तो अपना हस्बैंड का कहानी सुनाती है। आगे अनीता जो कि है वो समाज सुधारक, क्रांतिकारी है। इस कारण उसने अपने घर वालों ने जेल में लिखा पढ़ा करके उसे A क्लास दिलवाया था, पर वह लेती नहीं, बल्कि B क्लास में ऐसे मजदूरों के साथ जेल में रहती है। देश में, समाज में ऐसे लोगों की दरिद्रता को दूर करने के लिए कोई उपाय है क्या? इसकी मूल ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती, इस कारण ये गलत काम करते हैं और ये जाहिर सी बात है कि करेंगे ही। चोरी करते हैं, तो इनकी मूल ज़रूरतों को पूरा करना सरकार का काम है। राही जैसे स्त्रियों को जेल में डाला गया है, इस कारण उसके बच्चे बाहर भूखे तड़प रहे होंगे। इसका वर्तमान और भविष्य तो अंधेरे में है। इस कहानी में एक कैदी की हालत पढ़ने जैसी है। अनीता के मन में तरह तरह के प्रश्न उमड़ रहे हैं। उन कैदियों के मुकाबले में हम सत्याग्रही तो जेल में अपनी प्रतिष्ठा का लक्षण मानते हैं। जेल में A और B क्लास के लिए झगड़ते रहते हैं। A क्लास मिलने पर भी जेल में कष्ट है, ऐसा कहने लगते हैं। यहाँ छूटने पर बड़े बड़े पार्टियों ने नेता बन जाते हैं। इसके विपरीत यहाँ के कैदियों की स्थिति कितनी विकट है, ऐसा लेखिका को लगता है। हम तो जेल जाने को अपना आत्मगौरव समझते हैं, किंतु कैदियों के लिए यह कितना कष्टदायक होता होगा। अनीता तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का चित्रण भी इसमें करती हैं। किस तरह लोग कांग्रेस में जाने के लिए खद्दर पहनने लगे हैं, क्योंकि तत्कालीन समय यह सबसे बड़ी पार्टी थी। अनीता कहती हैं कि सही मायने में देशभक्ति और सत्ता भक्ति क्या होता है, इसमें अंतर ही क्या है कि लोगों को पता ही नहीं है। अनीता को लगता है कहीं ना कहीं देश के विकास को यह हमारे लोगों का रवैया और गरीबों की यह स्थिति के कारण उसे कुंठित कर रहा है। उसे यह बात मन ही मन में कचोट रही है। अनीता को लगता है कि सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट का निवारण करने में है। देश से सबसे बड़ी संख्या में गरीब जनता है। देश में जो सबसे बड़ी संख्या में कौन है, तो गरीब जनता है। इनके कष्टों को दूर करना, इनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करना ही सच्ची देशभक्ति है। तो पूरे जो कहानी का एक मंतव्य निकल कर आता है, एक छोटा सा जो मेन थीम निकल कर आता है, वो क्या है, तो जो इनकी सच्ची देशभक्ति क्या है, तो वो है गरीब का सेवा करना, इनके कष्ट को दूर करना। गरीबों की मदद नहीं की तो देश में अन्याय अत्याचार बढ़ता रहेगा। ये लोग अपना पेट भरने के लिए गलत रास्तों का सहारा लेंगे, जिससे देश का ही
नुकसान होने वाला है। लेखिका का मानना है कि इतिहास, जात, धर्म, धन का तब तक कोई काम की नहीं जब तक हम इन गरीबों के प्रति मानवता नहीं दिखाते। आजकल मानवता खत्म हो रही है, लोगों को अपने धर्म, जात के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। इस तरह के असंख्य विचारों को अनीता सोच रही है। सोचते सोचते वह सो जाती है और रात को उसे एक सपना आता है। उस सपने में वह देखती है कि वह जेल से छूटते ही जैसे ही गरीब भीख मांगने वाले लोगों के गांव में पहुंच गई है। गांव जाकर उसने उन लोगों के लिए एक आश्रम खोल दिया है। आश्रम में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, स्त्रियां सूत काटने का काम करती है, पुरुष कपड़ा बुन रहा है। आश्रम में बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जाती है। अब देश बदल चुका है। जो पहले भीख मांगते थे वे अब आदर्श ग्रामवासी बन गए हैं। उनको रहने के लिए छोटे छोटे घर बनाए गए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता ने अपने साथ रखा है। यह सब अनीता स्वप्न में देख रही है। अब सुबह 7 बजे जब उसकी आंखें खुलती है तब वह सामने एक स्त्री जेलर को पाती है और अनीता के पिता बीमार होने के कारण उन्हें बिना कोई शर्त छोड़ा गया है। अनीता को लगता है कि जो अपने स्वप्न में देखा है वह स्वप्न पूरा करने के लिए उसे यहाँ से छोड़ा जा रहा है। अपने स्वप्न को सच्चाई में बदलने के लिए अपने मन में एक मधुर कल्पना को लेकर अनीता घर चली गई है। यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। और इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि हमारा और हमारे देश समाज के प्रति दायित्व बनता है कि हम कुछ करें, मानवता को बरकरार रखें और देश के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप गरीबों की मदद करें, उनके ज़रूरतों को पूरा करें ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाए और उनका कुछ उपकार हो सके, भलाई हो सके। तो आप अगर मानवता बनाए रखते हैं तो आप कदम से कदम मिलाकर आगे भी बढ़ सकेंगे और आप कुछ देश के लिए हित में कर सकेंगे। तो इस कहानी के माध्यम से यही दिखाने का प्रयास किया गया है। अगला कहानी चलते हैं प्रेमचंद्र की कहानी, जो कि ईदगाह है और इनकी भी जो 2 कहानियाँ लगी हुई है सिलेबस में आपका। तो इसका प्रकाशन वर्ष जो कि है 1933 ईस्वी है और इनके जो मुख्य पात्र हैं वो हामिद है, अमीना हामिद की दादी रहती है, मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, शम्मी, इस तरह इसके सारे दोस्त ये हैं। आगे देख लेते हैं। जो कहानी का मुख्य विषय है वो भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा इसमें दिखाई गई है। गरीबों के किस तरह संस्कार इसमें दिखाए गए, बच्चे की भावनाओं को उजागर किया गया है। हामिद के बुद्धिवादी तर्क को इसमें दिखाया गया है। अपराध बोध ना होकर जीवन बोध की यह कहानी है और ये मनोवैज्ञानिक कहानी भी मानी जाती है। तो चलिए इसका मुख्य अंश देख लेते हैं। हर साल की तरह ईद का त्यौहार आने वाला है। सब लोग रोज़ा पकड़ते हैं। इस बहाने गांव में खुशियां आती है। गांव का प्रत्येक व्यक्ति ईद त्यौहार के नियमित भरने वाला मेला अर्थात मेले में जाने के लिए तैयार होता है। गरीब अमीर सब लोग साल में एक बार आने वाले इस मेले में जाने के लिए तैयार होते हैं। अमीरों की तुलना में गरीबों के घर में त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं और ईद के अवसर पर गरीबों के घर लोग किस तरह तैयारी करते, इसका वर्णन इस कहानी में दिखाया गया है, आता है। और आगे देख लेते हैं। अमीना के मुंह से हम सुनते हैं कि यह मेला क्यों आता है, क्योंकि मेला आया तो गरीबों के घर में नए कपड़े, भोजन और मेले में जाने के पैसे नहीं होते हैं। इस कारण उनको यह त्यौहार एक मुसीबत लगती है। यानी अमीना जो इसकी दादी कहती है कि आखिर यह मेला जो है ये क्यों आया। यानी अब जिसके घर में पैसा नहीं है तो वो सोचेगा कि यह मेला आया तो बच्चे जिद करेंगे, मेले जाएंगे, नए कपड़े, खिलौने, भोजन इत्यादि ये सब लाना पड़ेगा और इसके लिए तो पैसे नहीं हैं। तो वो सोच ही नहीं कि आखिर मेला आया तो आया ही क्यों। बच्चों के जिद करने पर
उन्हें मेले के लिए कुछ रुपया देने होते हैं, वहाँ कहाँ से जुटाएंगे, ऐसे प्रश्न उसके मन में आ रहे हैं। यह प्रश्न भी उनके सामने आता है। गरीब लोग मेले में जाने के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, इसका वर्णन इसमें देखा गया है। कोई अपने शर्ट की बटन लगाने के लिए सुई धागा तक पड़ोस में मांगने जा रहा है, तो कोई जूतों में तेल डालने के लिए तेली के घर जाता है। इस तरह अपने अपने हिसाब से सब लोग मेले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लगभग 3 कोस, कितने कोस? 3 कोस, ये आपको फैक्ट याद रखना है, पूछ सकता है। इनको मेले के लिए पैदल जाना है। यहाँ अमीना के मुंह से थोड़ा सा वर्णन हामिद के माता पिता का भी दिया जाता है कि हामिद 4-5 साल का है। कितने वर्ष का? तो 4-5 वर्ष का। हामिद के पिता हैजे, किसके? हैजे के कारण वो बीमारी से डेथ हो जाते हैं, उनका डेथ हो जाती है। चल बसे और माता भी अचानक पीली पकड़ के मिट्टू यानी पीलिया हो जाता है उनको। इनके कारण बीमारी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। उसके माता पिता एक दिन उसके लिए बहुत सारी मिठाई और खिलौने लेकर आएंगे। ये हामिद को बताती है, क्योंकि हामिद को इसके बारे में नहीं पता है कि अब उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उसके अब्बा जान बहुत सारे पैसे कमा कर लाएंगे और अम्मी जान अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगी। इस कारण वह हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उस बच्चे को पता नहीं है, क्योंकि वो बच्चा मात्र 4-5 साल का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हामिद के पास पैसे मेले में जाने के लिए जूते भी नहीं है, सिर्फ एक पुरानी टोपी सिर पर रखने के लिए है। कपड़े भी फटे पुराने हैं। अमीना अपनी कोठरी में बैठकर अपने भाग्य पर रो रही है, क्योंकि आज ईद के दिन में हर घर में नया नया कुछ खाने के लिए बनाया जाता है। अमीना के घर में खाना बनाने के लिए एक भी दाना नहीं है। उसे अपने बेटे आबिद की याद आती है। उसे लगता है कि अगर आबिद होता तो इस तरह हमारी ईद होती क्या? अगर उसका बेटा होता तो इस तरह उसकी ईद नहीं मनती। हमारा जीवन अंधकारमय होता क्या? अर्थात नहीं होता। वह कुछ ना कुछ करता और ईद के दिनों सब कुछ घर लेकर आता। वह ईद को भगोरी ईद कह रही है। यह ईद क्यों आई है? वो कोस रही है ईद को, ऐसा वह सोचती है। अर्थात गरीबों के घर में त्यौहार मनाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। त्यौहार और बिना त्यौहार के दिन अर्थात सब दिन उनके लिए एक समान होते हैं, चाहे वो त्यौहार हो या ऐसे ही खाली दिन हो, वो समान तरह से होते हैं, क्योंकि उनके पास ना पैसा होता है और ना ही कुछ करने का इच्छा ही होता है। कितना अंधकार में जीवन इन गरीबों का है, यह हमें इस कहानी से समझ में आता है। हामिद बाहर से आया हुआ है और अपने दादी से कहता है कि तुम डरना मत, मैं सबसे पहले मेले से वापस आ जाऊंगा। गांव के सभी बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहे हैं। हामिद के साथ तो उसकी दादी भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसे दिन का काम जो करना होता है और रात के खाने का इंतज़ाम भी करना होता है, जिस कारण वो मेले में नहीं जा सकती उसके साथ। कम से कम हामिद के लिए 2 रुपये का दूध लाने के लिए भी पैसे जुटाने हैं, इस कारण वह उसके साथ नहीं जा सकती। वह हामिद को अपनी जमा पूंजी देती है, जो उसने सिलाई करके कुछ और गांव में काम करके कुछ जमा कर रखे थे। वह उसे वे पैसे देती है। सब लोग मेले निकल जा रहे हैं। 3 कोस दूर मेले के लिए ये लोग पैदल जा रहे हैं। जाते समय खेती, स्कूल, कॉलेज, तरह तरह ठिकानों का वर्णन लेखक ने यहाँ किया है। मेले का वर्णन भी इसमें आया हुआ है। इसमें मिठाई की दुकानें होती है, रात के समय मिठाई की चोरी भी होती है। गांव के चौधरी को सब पता चलता है। कहाँ कब क्या होने वाला है, कहाँ चोरी होने लगती है, यह सब हिसाब किताब रखते हैं। अर्थात चोरी का आधा माल वे रख लेते हैं और आधा माल चोरों को दे देते हैं। मोहसिन यह सब कुछ अपने दोस्तों से
दोस्तों को बता रहा है। पुलिस को भी यहाँ बातें बताई जाती है, पुलिस की भी बातें यहाँ पे बताई जाती है। पुलिस लोगों को भी सब कुछ पता होता है, वे जानबूझकर चोरों को नहीं पकड़ते हैं, उनका भी उसमें हाथ होता है। जैसे ही हामिद और उसके दोस्त लोग मेले पहुंच जाते हैं, सब लोग अपने अपने पसंद के दुकान पर जाकर कोई मिठाई कोई खिलौने खरीद रहा है। उसमें मोहसिन ने भिश्ती खिलौना खरीदा। क्या खरीदा? तो भिश्ती। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन बच्चे कौन कौन से खिलौना लेते हैं। नूरे ने बंदूक और वकील खरीदा। कौन? तो नूरे। और मोहम्मद सिपाही खरीद लेता है। सम्मी खजरी और धोबी लेता है। अर्थात सब लोग मिठाई के साथ खिलौने भी खरीद रहे हैं। हामिद चाहकर भी मिठाई ले नहीं पाता है और खा नहीं पाता है। उसकी विवशता देखिए, 4-5 साल के बच्चे की हालत क्या है वो देखिए, क्या उसकी मनोदशा है। अचानक एक दुकान पर उसकी नज़र एक चिमटे पे जाती है। वह चिमटा खरीद लेता है। चिमटा खरीदने के बाद जब वह अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि दोस्त उसकी आलोचना करते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। यह क्या, तुम क्या लेकर आए हो? यह काम आ सकता है? हमारा हामिद छोटा है लेकिन बहुत बुद्धिवादी तर्क यहाँ वह अपने दोस्तों को देता है, जो कहानी में जिक्र हुआ है। अपने लिए वो चिमटे को शान से कंधे पर पकड़कर वह कहता है कि चिमटा बड़े से बड़े खिलौने को मार सकता है, उसे तोड़ सकता है। कंधे पर उठाया तो यह बंदूक का काम करेगा, हाथ में लिया तो फकीरों जैसा काम आएगा। अर्थात चिमटे से सब काम किए जा सकते हैं। अपने दोस्तों से वह कहता है कि तुम्हारी तो खंजरी, भिश्ती, बंदूक, वकील, धोबीन आदि यह सब नीचे गिर जाने पर टूट जा सकते हैं, किंतु यह चिमटा इसे कितना भी नीचे गिराओ ये टूटने वाला नहीं है। पानी, आग, आंधी में भी यह डटकर खड़ा रह सकता है। हामिद के दादी ने उसे सिर्फ 3 पैसे दिए थे। कितने पैसे? तो 3 पैसे। ये आपको जिक्र रखना है, याद रखना है। उन सभी पैसों से उसने यह चिमटा खरीदा है। मेले में उसने कुछ खाया नहीं। दोस्तों को हामिद की बात समझ में आती है, किंतु तब तक उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। सब लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। हामिद के दोस्तों को लगता है कि चिमटा हाथ में लेकर देखना है। इस कारण सब लोग अपने अपने खिलौने बारी बारी से हामिद को देते हैं और उसका चिमटा हाथ में लेकर देखते हैं। मोहम्मद के पिता ने उसे केले खरीद कर दिए हैं, वह सिर्फ हामिद को देता है, बाकी दोस्तों को वो भागीदार नहीं बनाता। अर्थात हामिद को उसके चिमटे का प्रसाद मिल जाता है। गांव में वापस आने के बाद सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर उसके पास आती है और खिलौने ले लेती है। खुशी के मारे इतनी उछलती है कि उसके हाथ से वह भिश्ती नीचे गिरकर टूट जाता है। भाई बहन में मारपीट हो जाती है। उसकी माँ आकर दोनों को मारती है। नूरे अपने वकील को एक प्रतिष्ठित जगह पर रखता है। एक दिन हवा के कारण वह नीचे गिरता है और वह भी टूट जाता है। इस तरह सबके खिलौने टूट जाते हैं, लेकिन हामिद का चिमटा कभी नहीं टूटता। जब वह दादी को वह चिमटा देता है तो वह गुस्से में आती है। उसका कहना था कि मेले में बहुत सारे मिठाई और खिलौने के दुकान भी वहाँ थे, फिर वह चिमटा क्यों लाया? सुबह जाकर बिना खाए पिए पैसा ही वापस लेकर आया है। यानी सुबह से वह गया, भूखे प्यासे कुछ नहीं खरीदा, और बच्चे का मनोवृत्ति तो देखिए, वो दादी के लिए चिमटा लाया है। इस कारण वह थोड़ा गुस्सा करती है। जब हामिद अपनी दादी से अपराध भाव से कहता है कि तुम्हारी उंगलियां जल रही थी, मुझे मेले में तुम्हारी याद आई तो मैंने चिमटा खरीद लिया। यह शब्द सुनकर अमीना का क्रोध पिघल जाता है और वह उसे गले से लगा लेती है। उसकी आंखों में आनंद के अश्रु निकल जाते हैं। उसे लगता है कि इतने बड़े मेले में बच्चे बहुत कुछ लेने जैसा, खाने जैसा होता है। बच्चों की मांगे तो बहुत होती है, लेकिन हामिद ने अपने दादी के लिए जो चीज़ लाई है, दादी माँ खुश हो जाती है। अपने पोते के त्याग, सद्भाव, प्रेम को देखकर
वह अचंभित हो जाती है। हामिद के माध्यम से हम एक गरीब बच्चे के संस्कारों को पढ़ पाते हैं, जो कि बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अच्छी है, जो अमीरों में कम दिखाई पड़ती है, जो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र ने दिखाने का प्रयास किया है। अगला कहानी देख लेते हैं, जो कि दुनिया का अनमोल रतन है। प्रकाशन जो इसका है 1907 में उर्दू जमाना पत्रिका में हुआ है कानपुर में, और जिसका संकलन जो है वो सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है। ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सोजे वतन है, ठीक है, सोजे वतन, सोजे वतन में यह संकलित है। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो दिलफिगार यानी प्रेमी और दिलफरेब प्रेमिका हैं। और इसके जो विषय हैं वो हैं देश प्रेम की भावना इसमें दिखाई गई है, जवानों की कुर्बानी दिखाई गई है, प्रेम का आदर्श स्वरूप दिखाया गया है, सच्चा प्रेम दिखाया गया है, तीनों रत्नों की बात की गई है, 3 रत्न की इसमें बात की गई है। तो इसका सारांश देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसी कहानी है और इसमें क्या क्या जिक्र है, जो मेन थीम है। इस कथा में दिलफरेब एक सौंदर्य की देवी रानी है, जो दिलफिगार की प्रेयसी है। दिलफिगार उसे सच्चा प्रेम करता है, प्रेम की उत्कृष्ट भावना इसमें आई हुई है। यह प्रेम एक आदर्श प्रेम है, इसमें रंच मात्र भी स्वार्थ नहीं है। अपने प्रेयसी के प्रेम को पाने के लिए जब दिलफिगार दरबार में दिलफरेब के पास जाता है तो वह उसे कहती है, तुम अगर मुझे पाना चाहते हो तो जाओ और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार करूंगी। अगर ऐसा नहीं किया तो इस दरबार में दोबारा आकर अपना मुंह दिखाया तो सूली पर चढ़ा दूंगी। ऐसा वह कहती है। दिलफरेब उसके बातों को, भावनाओं को कहने के लिए मौका भी नहीं देता और उसे दरबार से बाहर निकाला जाता है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उभर कर आते हैं। दुनिया के उस अनमोल चीज़ का नाम तो बताया होता, वह कैसी दिखती है, कहाँ मिलती है, अर्थात उस अनमोल चीज़ के बारे में तो मुझे कुछ बताया होता जिससे मैं उस चीज़ को पहचान पाता। ऐसा दिलफरेब सोच रहा है, दिलफिगार सोच रहा है। उस नामुमकिन चीज़ को मैं पाकर मुमकिन कर देता, ऐसा उसे लगने लगता है। लेकिन वह चीज़ है क्या? दिलफिगार अब अपने भगवान को याद कर रहा है और उस चीज़ के बारे में भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वह उस धुंध में भूखा प्यासा, नंगे पांव, नंगे बदन इधर उधर भटक रहा है। भूखे प्यासे भटकने के कारण उसके संपूर्ण शरीर की काया बदल चुकी है और हड्डियां दिखाई देने लगती है। उसे लग रहा है कि कोई मददगार या कोई हाकिम तो उसे मिल जाए, जिससे उसे उस चीज़ के बारे में कुछ पता चल पाए। वह चीज़ ना मिलने के कारण वह निराशा में डूब जाता है और एक दिन भटकते भटकते वह एक मैदान में जा पहुंचता है जहां हजारों लोग इकट्ठे हो गए हैं। उन हजारों लोगों के भीड़ में वह चला जाता है, जिसमें एक काले चोर को फांसी दी जाती है। उस चोर के हाथ पैर जंजीरों में जकड़े हुए हैं और उसे सूली पर चढ़ाया जा रहा है। उस भीड़ में एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है और उस बच्चे को देखकर उसे पापी चोर के मन में कोई भावना जाग उठी है। जब उसे फांसी लगने ही वाली होती है तब वह चोर उसे कहता है, मेरी एक आखिरी इच्छा है, मुझे थोड़ा बोलना है। उस बच्चे को पास लेकर वह चूमता है और कहने लगता है कि इस बच्चे की तरह ही मेरा मन भी बहुत साफ और निर्मल था। मनुष्य के बुरे और अच्छे कर्मों के पीछे जैसे उनका पारिवारिक सामाजिक वातावरण भी कारणभूत होता है, कहीं गलत काम करने की मजबूरी होती है। अपने आँखों से आंसू लाते हुए वह अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। जब उसके आंसू टपक रहे होते हैं तब दिलफिगार उस आंसुओं को अपनी मुट्ठी में लेता है। जो दुनिया का सबसे अनमोल मोती अब उसके हाथ में
अब उसके हाथ में रहता है। अब वह उस शहर को जाता है जहाँ दिल फरेब रहती है। वहाँ जाने के बाद वह दरबार में वह पेश करता है। दिल फरेब यह देखकर खुश हो जाती है, कहती है बेशक यह कीमती चीज़ है, लेकिन दुनिया का सबसे अनमोल रतन अभी तक तुम्हें नहीं मिला है। तुम नाकामयाब हुए हो। मैंने जैसे कहा था वैसा। वह दरबार के सिपाही को हुक्म देती है कि दिल फरेब को दरबार से बाहर निकाल दिया जाए, और निकाल दिया जाता है। दिल फरेब पर्दे के भीतर से बात करती है और दिलफिकार को एक और सुअवसर देती है, किंतु उसे अपनी प्रेयसी की एक नज़र तक देखने को नहीं मिलता है। उसे लगता है कि अगर पर्दे के बाहर आकर एक नज़र देखने देती तो मुझे यह कार्य करने की शक्ति मिल जाती। अब वह उस शून्य पर आकर खड़ा हुआ है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। वह पैदल ही पत्थर, पहाड़, जंगलों में वह कीमती चीज़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कहीं कहीं वह भटक भी जाता है। एक रोज़ वह शाम के समय नदी के किनारे सो रहा है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने एक दृश्य दिखाई देता है। उस नदी के किनारे पर एक चिता सजाई जा रही है। उस चिता पर एक युवती 16 श्रृंगार की हुई स्त्री को लिटाया गया है। उसी के पैरों पर सिर रखकर साथी उसका अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन कर रहा है। हजारों लोगों के सामने अंतिम संस्कार के साथ उस स्त्री की चिता जलाई जाती है। उस चिता की राख की दुनिया को सबसे अनमोल रतन है, क्योंकि प्रेमियों के सच्चे और अमर प्रेम का यह अंतिम प्रमाण है, जो सती का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप है। इस चिता के राख से पता चलता है कि ऐसा वह सोचता है। अब वह दिलफिकार उस चिता की मुट्ठी भर राख लेकर दोबारा दिल फरेब के दरबार में पहुंचता है। इस बार वह पूर्ण विश्वास के साथ आया हुआ है। उसकी हिम्मत भी बढ़ जाती है। दिल फरेब अभी कहती है बेशक यह अनमोल चीज़ है, लेकिन अभी भी दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ तुम लेकर नहीं आए हो, ऐसा कहती है। और वह खेद भी व्यक्त करती हुई कहती है कि मुझे विश्वास है कि तुम इस कार्य में सफल जरूर होगे। इतना कहकर उसे जाने के लिए कहती है। इस पर उसे थोड़ी सी झलक दिखाती है। जैसे ही झलक देखता है उसके स्वप्न में खो जाता है। जब दरबार के लोग उसे बाहर खींचने लगते हैं तब उसका ख्वाब टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी प्रेयसी बहुत ही निष्ठुर है, क्योंकि एक झलक देकर उसे बाहर कर दिया है। फिर वह दोबारा उस चीज़ को पाने के लिए इधर उधर भटक रहा है। इस बार गगनचुंबी पहाड़ पर, समुद्र के पास, मैदानों में घूमता रहता है। दिलफिकार को इस बार कुछ बुजुर्ग सलाह देते हैं कि तुम्हें कुछ पाना है तो उस हिंदुस्तान को चले जाओ, ऐसा कहते हैं कुछ बुजुर्ग उससे। अपनी आरजू पूरी करने के लिए वह हिंदुस्तान के लिए निकलता है। जब पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान पार करते हुए वह एक नदी के किनारे पर अपनी ठंडी पानी पीकर अपनी थकान को दूर करता है। इस तरह कितने रातें और शाम की यात्रा करते हुए वह हिंदुस्तान में पहुंच जाता है। ऐसे जगह पर आता है जहां युद्ध से भरा हुआ मैदान है। सैनिकों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई है। कोई अधमरे हाल में है, कोई सिसक रहा है, कोई कराह रहा है। इस तरह डरावना दृश्य उसे दिखाई दे रहा है। वह दृश्य देखकर लगता है कि वहाँ बहुत सारा खून बहाया गया है। मरे हुए लाशों पर पंछी जाकर चोंच मार रहे हैं। यह सिपाही की आवाज़ उसे आती है। उसका नाम जरवा मर्द दिया है। उसके हाथ में तलवार अभी भी है। सिपाही को लगता है कि दिलफिकार उसका दुश्मन है, किंतु दिलफिकार उसे कहता है कि मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ जो भूला भटकता हुआ यहाँ आया हूँ। यहाँ क्या हुआ है और यह सब कैसे हुआ है, ऐसा सिपाही को वह पूछता है। सिपाही कहता है कि मेरे इस खून से भरे जगह पर तुम बैठ जाओ। यही एक ज़मीन है जो अब मेरे पास बाकी है। सब कुछ छीन चुका है, अब मौत के सिवा कुछ नहीं बचा। हमारे बाप दादा का देश अब हमारे हाथ से
सिपाही कहता है कि किसी की दुश्मनी करने से तो अच्छा है हम मौत को गले लगाएं। वीर गति को प्राप्त करना चाहिए। राजपूत अपने देश के लिए बहादुरी से जान देते हैं। तुम देखते जाओ इस तलवार से घाट पर वे उतरते हैं। ऐसा कहते हुए मुस्कुराते हुए सिपाही अपनी जान देता है। उस सिपाही के सिर से जो खून के बूंद गिरे होते हैं, उस खून के आखिरी बूंद को दुनिया का सबसे अनमोल रतन उसने माना है। उस आखिरी बूंद को लेकर वह फिर से एक बार दिल फरेब के दरबार में आ जाता है। जो सिपाही अपने वतन के लिए आखिरी सांस तक अपने शरीर का आखिरी खून के बूंद को वह देता है, उसने खून का एक एक कतरा वह जो वतन के काम आए, वह खून दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। दुनिया में आने के बाद दिल फरेब दरबार में आने के बाद दिल फरेब की मेहंदी से सजे हथेलियों पर वह दुनिया का सबसे अनमोल रतन रख देता है। दिल फरेब अब खुश हो जाती है, वह दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। अंत में इन दोनों का मिलन हो जाता है। खून का एक आखिरी कतरा जो वतन के काम आए, वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। तो इस तरह इसमें देश भावना को दिखाया गया है। और इसका जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? चोर के आंसू जो कि पश्चाताप के आंसू होते हैं, प्रेमियों की चिता जो पवित्र प्रेम का एक निशानी है जिसने एक अनमोल रतन उसको माना है, और सिपाही का जो आखिरी खून जो वतन देश के काम आए, वह सबसे दुनिया का अनमोल रतन इसमें माना है। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से वो 3 रत्न हैं जो दिल फरेब दिल फिगार के लिए लाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगली जो कहानी है वो राधिका रमन प्रसाद का कानों में कंगना, जो अगली सीरीज में मैं लेकर आऊँगी। तो आज तक यहीं तक मैं रहने देती हूँ, कल इसका अगला पार्ट में लाऊँगी। तो आप मेरे साथ यूँ ही बने रहें और दिसंबर UGC नेट का तैयारी बिल्कुल भी अच्छे से करें। तो चलिए आज यहीं तक। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और अपना टाइम देते रहिए।